हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाया हूं 2024 का टेस्ट सीरीज जो कि विजन आईएएस का है, टेस्ट नंबर 1। इसके पहले मैंने करवा रखा है, लेकिन मैं फिर से नए तरीके से करवा रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज लगभग कंटिन्यू चलेगा। जितने भी टेस्ट हैं, जहाँ के भी जो भी टेस्ट हैं, सब हम करवाएंगे आपके लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और एंजॉय करिए इस टेस्ट सीरीज को। तो टेस्ट सीरीज कैसा लगा आप लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और दोस्तों भी शेयर करिएगा। तो इस टेस्ट सीरीज में जो है टेस्ट नंबर 1 है, भारतीय राज्य व्यवस्था का है, जिसमें आप पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और बहुत सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर दिए गए हैं सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग आपको करवाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें प्रेफरेंसेज में है 9th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ाया है। और 10th का एनसीईआरटी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। और 11th का एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन पॉलिटी बाय द लक्ष्मीकांत। ये तीनों है और मैंने एनसीईआरटी आपको करवा रखी है, आप चाहिए उसको देख भी लीजिए। तो करंट अफेयर प्लस है इंक्लूड जनवरी 2023 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी माध्यम टेस्ट 1 है, विजन आईएएस। सॉरी। तो सिलेबस आप देख लीजिए, ये सारी चीजें पूछी गई हैं इसमें। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस है, नेगेटिव मार्किंग है, तो अपना नंबर कितना आपका हुआ एकदम टेस्ट के तरीके से करिए और जो भी मार्क्स आपको मिले हैं इसको आप लास्ट में हमको जरूर बताइएगा। तो ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से संविधान के कार्य हैं? पहला है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। क्या ऐसा है? दूसरा है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। और तीसरा है, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए आप। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 2, ऑप्शन सी है 2 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो सही आंसर क्या है? चलिए आप लगाइए कमेंट, अपना सॉल्व करिए और एक 4 साइज का पेपर ले लीजिए, उसमें 1 से 100 तक नंबरिंग कर लीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप क्लिक कर लीजिए और बाद में वैल्यूट करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा डी। तो इसके बारे में बताऊं तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। और संविधान को व्यापक रूप से किसी राष्ट्र, राज्य, सामाजिक समूह के मूल सिद्धांतों और कानूनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि सिद्धांत और कानून सरकार की शक्तियों, कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। इनमें निवास करने वाले लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी प्रदान है। ठीक है, ठीक है, बाकी सब सही है। तो इसमें एक्सप्लेन क्या करना है? तो दूसरा है, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित है? वेरी सिंपल, भाग ए, सॉरी ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 6, सॉरी 16, ऑप्शन डी भाग 17। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग क्या 16 में। ठीक है, तो भाग 16 के बाहर निर्देशक तत्व मतलब भाग 4 में शामिल निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों की कुछ अन्य निर्देशक तत्व विद्यमान हैं। ठीक है, तो जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रत्येक राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों को बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 ए में लिखा गया। 16 में क्या है? सेवाओं पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं का प्रशासन की दक्षता बनाए की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ये भाग 16 में 335 मतलब आर्टिकल क्या है? 335 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं? तो पहला है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। दूसरा है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तीसरा है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। चौथा है, सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। मतलब 1 2 तीनों सही है,
और ये 2-3, 2-3 तो ऑप्शन देख लीजिए। मैंने पहले ही बता दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके। ये व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं, ये सही है। मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध हैं, ये भी सही है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ये भी सही है। तो बाकी है कुछ मूल अधिकार ठीक है, सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य है, नहीं ऐसे नहीं, इसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे पीएमजेएवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। तीसरा है, इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसियां हैं। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 1-2, ऑप्शन बी है 2-3, ऑप्शन सी है 1-3, ऑप्शन डी है 1-2-3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। देख लीजिएगा। पांचवा है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है, इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1-2 और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों को दोनों गलत है, क्योंकि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा कराई गई रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावना मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी की गई थी। इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, इसलिए कथन 1-2 सही नहीं है, ठीक है। इसे कहा एक बार नहीं, ये 2 बार जारी होता है। और ये किसके द्वारा जारी होता है? यह रिपोर्ट उभरते बाजारों, विकासशील अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ वैश्विक आर्थिक विकास संभावनाओं की जांच करता है, ठीक है। और ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि इसके द्वारा, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुसूची है, उपबंध है। चौथी अनुसूची क्या है? तो चौथी अनुसूची है चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित। छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण संबंधित। 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों को निरंतरता से संबंधित। कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2-3, ऑप्शन सी 1-3, ऑप्शन डी 1-2-3। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जो सुमेलित है, ये 2-3 तो सुमेलित है, ये सुमेलित है, लेकिन चौथी अनुसूची में है नहीं। तो अनुसूची 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के 1 मिनट, नहीं ये ऑप्शन सी है ना, ये मतलब पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ये तो सही है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधित सही है। तो दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? तो ये गलत है क्योंकि छठवीं जो अनुसूची है ना, इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों संबंधित है, इसलिए तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। जनजातियों के लिए है। सतवां है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1-2-3, ऑप्शन बी है 2-4, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1-2-3-4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, मतलब चारों के चारे मतलब चारों के चारों इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सातवां हो गया ना, 8वां। हाँ, तो स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है? पहला है, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना। दूसरा है, देश की रक्षा करने और ऐसा न करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य। करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। डी है, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। तो ये जो 7वां का है ये हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो बी किस लिए होगा? तो ये देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। 51
51A, D में, ठीक है। और ठीक है, पहला और दूसरा तीसरा मतलब ऐसा गलत क्यों है, ये मतलब पहला क्यों गलत है, ठीक। तो किसी मूल कर्तव्य किसी मूल कर्तव्य संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के सुझाव देने कांग्रेस सरकार ने 1975 में स्वर्ण सिंह समिति गठित की थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने सिफारिश को स्वीकार किया तथा 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू की। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग 4A को सम्मिलित किया गया था और केवल एक अनुच्छेद 51A में ही वर्णित है। तो जुर्माना, तो ये बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया, जिसमें से एक ये भी था, ठीक है। किसी भी कर्तव्य का अनुपालन न करने अथवा मानने से इनकार करने पर संसद द्वारा ऐसा जुर्माना लगाने या सजा को लागू करने के लिए प्रावधान किया जा सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे। कथन एक सही नहीं है इसलिए, और दूसरा तो सही है। तीसरा क्यों गलत है, तीसरा करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था, जो सही नहीं है। और ये गलत हो गया। और डी क्यों गलत है, तो डी इस प्रकार के जुर्माने दंड को लागू करने के लिए किसी भी कानून पर किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर संविधान के किसी अन्य उपखंड की प्रतिकूलता के आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, इसलिए कथन डी भी गलत है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का कार्य नहीं है। केंद्र सरकार कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना, बम विस्फोटों, विमानों और जहाजों के अपहरण और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना और पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच करना या जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो। और डी है अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना अथवा आपराधिक जानकारी का प्रसार करना। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा बी। ये सही नहीं है कि बम विस्फोटों, विमानों और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना। तो ये तो नहीं है भाई। तो ये क्यों नहीं है, तो आम, तो सीबीआई जो है 1963 गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी और बाद में इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने स्थानांतरित कर दिया था। अभी ये संबंध कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। 1947 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो सतर्कता मामलों को देखता था सीबीआई में विलय कर दिया गया और सीबीआई की स्थापना अनुसंधान भ्रष्टाचार को रोकथाम एवं संस्थानाम समिति 1962-64 द्वारा की गई थी। सीबीआई कोई संविधि की संस्था नहीं है, यह अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करता है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करना ये सीबीआई करता है और बाकी इसका तो नहीं करता, बाकी सबका करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां। हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, तो ये प्रतिवर्तीयता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। ये पूर्व की यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। पर इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक दो और ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों के दोनों सही है। ठीक है। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किए जाने यूएसबी टाइप सी पोर्ट, प्लग और केबल के लिए मानक प्रस्तुत किए हैं। इनका उद्देश्य मार्च 2025 तक देश में बेचे जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सामान्य चार्जिंग समाधान प्रदान करना है। सामान्य चार्जर की आवश्यकता क्यों है, तो इससे प्रति उपभोक्ता चार्जर की संख्या में कमी होगी और इस प्रकार भारत में ई अपशिष्ट को कम करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, इन सब के लिए। 11वां है, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश को शुरुआत की। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत पत्रकार अधिनियम। तो ये जो किया था, ये किया था बी ने, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम ने। तो वर्ष 1857 महान के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। एसोसिएशन की इस नीति के अनुसरण में ब्रिटिश संसद द्वारा 1861, 92 और 1909 में 3 अधिनियम बनाए गए थे। वर्ष 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण युगांतर का घटनाक्रम है। ठीक है, तो ठीक है, आगे करते हैं।
संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी? ऑप्शन ए चंपकम देराराजन मामले 1951 में, गोलकनाथ मामले 1967 में, केशवानंद भारती 1973 में, मिनर्वा मिल्स 1980 में। ये क्वेश्चन जो है ये आपको पता है कि नहीं है, लेकिन ये जो है इसमें क्या पूछा है, तो ये व्यवस्था किसने दी थी? तो व्यवस्था दी थी ऑप्शन ए चंपकम दोयराय राजन मामले 1951 में। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के लिए अनुषंगी के रूप में कार्य करना और उनके अनुरूप होना चाहिए, लेकिन मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान की प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। ये बात सही है, ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी, याद रखिएगा। 13वां है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बैंकिंग समवर्ती में है, कृषि राज्य में है, व्यवसाय संघ में है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो कोई भी युग्म सम्मिलित नहीं है, केवल एक युग्म सम्मिलित है, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म। तो ये तो इस तरह का पैटर्न जो है यूपीएससी ने चेंज कर लिया है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल एक सही है। अब एक कौन सा सही है? तो एक जो सही है वो कौन सा सही है, आप जरा सोचिए कौन सा वाला सही है भाई? तो स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर है, ये सही है। और बैंकिंग किस में है? बैंकिंग जो है यूनियन लिस्ट में है। बैंकिंग किस में? संघ में है। सॉरी, बैंकिंग जो संघ में है। व्यवसाय किस में है? बिजनेस जो है बिजनेस जो है यूनियंस, मतलब ये जो है ये है समवर्ती में। बाकी कृषि सम्मिलित है और कोई सम्मिलित नहीं है। 14वां, निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? ये ऑप्शन ए भीम सिंह जी पाल मामला और इंदिरा साहनी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला और कोहोतो होलोहन मामला। तो ये जो है इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो ये होगा मिनर्वा मिल्स मामला। तो मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान द्वारा सीमित है, ठीक है। अगला कौन सा क्वेश्चन है? 15वां, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे प्राय पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को विशेष ताप पर गर्म किया जाता है। और तीसरा, इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन ए है 1 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका बी, तीसरा, ये सही है। इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। तो पहला गलत क्यों है? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने लगभग 1 सदी पहले पदार्थ की इस अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। इस अवस्था को प्राय पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। और दूसरा, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणु को परम शून्य के तापमान पर ठंडा किया जाता है। इस बिंदु पर परमाणुओं के समूह एकल क्वांटम पिंड के रूप में कार्य करने लगते हैं, जिसमें तरंग और कण दोनों के गुण शामिल होते हैं, इसलिए दूसरा गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16वां, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता। वह व्यवस्था धार्मिक संस्थाओं में निरपेक्षता को, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक तो, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक। तो धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। तो इसमें कहा गया है कि जो है राज्य जो है किसी राज्य कर के संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है, सही है। और इसमें व्यवस्था धार्मिक संस्थाओं में निरपेक्षता, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है।
तो ये व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाता है और धर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना नहीं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। 17वां है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। दूसरा है, राष्ट्रपति सभी उन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही उत्तर है? केवल एक, केवल एक, दो, केवल दो, तीन या एक, दो, तीन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन सही है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। ठीक है, 18वां है, भारतीय संघ में किए गए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद, राष्ट्रपति, संघ सरकार, उच्चतम न्यायालय। तो नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये जो शक्ति प्राप्त है ये संसद को है। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं? ये क्या हो गया? तो उत्तरदायी सरकार या व्यापक प्रतिनिधित्व या शक्तियों का कठोर पृथक्करण, विधायिका कार्यपालिका के माध्यम हो गया भाई बंटाधार, ऐसे ही होता है। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, हो ही जाता है भाई, कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। और निम्नलिखित में कौन संसदीय लोकतंत्र के लाभ? उत्तरदायी सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व, शक्तियों का कठोर पृथक्करण, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। जिसे नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3 है या 2, 3, 4 है या 1, 4 है या 1, 2, 3 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा डी, 1, 2, 4। तीसरा गलत क्यों है? तो ये लोकतंत्र के लाभ नहीं है। तो संसदीय व्यवस्था के लाभ या गुण है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, उत्तरदायी सरकार, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। और ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से राजनीति समता सुनिश्चित करता है? राजनीति समता, वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन, उपाधियों का अंत, निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 3, केवल 1, 2, एक तीसरा है सी है 1, 2, 3 या डी है 3। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1, 3। दूसरा, उपाधियों का अंत नहीं है। संविधान में प्रावधान में से कौन से राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है? तो उपाधियों का अंत भाई थोड़ी ना करता है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ओके, राजनीति के बारे में अनुच्छेद देखो, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में शामिल करने के लिए पात्र घोषित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 325 में दिया गया है, इसलिए तीसरा सही है। और लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे, ये 326 में दिया गया है, तो ये भी सही है, ये थोड़ी ना है। ठीक है, 21वां है, भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन संबंधित हो को आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। और पहला गलत क्यों है? विधेयक को किसी भी मंत्री या गैर मंत्री सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। लोकसभा को मनोनीत सदस्य मंत्री या गैर सरकारी सदस्य हो सकता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। और दूसरा गलत क्यों है? दूसरा इसलिए गलत है, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है तो इसे आधे राज्यों से विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान से होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, और 22वां है, 22वां, समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विधि की समझ समता सकारात्मक अवधारणा है जिसके अर्थ किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव है। दूसरा है, जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, केवल 2 ही सही है। पहला गलत क्यों है?
तो पहला गलत क्यों है इस पे हम बात कर लेते हैं। तो हाँ, विधि के समझ समता सकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषाधिकार का अभाव है। तो ये नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकल संघीय संविधान, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र और राज्यपाल की नियुक्ति। तो कौन सा कोड सही है? 1 2 3 4, 2 4 5 और 1 3 4 5 और 1 2 3 4 5, कौन सा सही है इसमें से? तो ये जो हो जाएगा, सभी के सभी ऑप्शन सही है, सभी है संविधान की एकात्मक विशेषता। एकात्मक विशेषता पता है ना आपका, फेडरल स्ट्रक्चर का जो है। और निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है, इसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। पहला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये कौन सा है? ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी, समता का अधिकार। ठीक है, और इसी में आता है, तो अनुच्छेद आपको याद ही होगा। 25वां है राज्य मानवाधिकार आयोग, SHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के पास मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता। दूसरा है आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, तो ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा? ये हो जाएगा केवल एक। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि आयोग अपना वार्षिक विशेषण प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को नहीं, राज्य सरकार को, CM वगैरह को। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारी विघटन घटना, टाइडल डिसरप्शन इवेंट का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? पहला है, यह दो दैनिक ज्वारों के बीच समयांतराल की समाप्ति है, पृथ्वी के चुंबकत्व का व्युत्क्रमण है, या चंद्रमा की सतह पर एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है, या ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है। तो ये करंट अफेयर का न्यूज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है। ठीक है, तो 27वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल से, और सी है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन से, और डी है अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। तो 358 और 59 जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 358 तथा 359 जो है ये अनुच्छेद 352 में मूल अधिकार पर प्रभाव वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन जैसे 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर सबसे संबंधित है। ठीक है, और 28वां है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत विनियमित है? ऑप्शन ए है सोशल मीडिया साइट्स, दूसरा स्टेटमेंट है ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सेवाएं, ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं, डिजिटल समाचार साइट। नीचे दिए गए प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करिए। तो ऑप्शन ए है 1 2, ऑप्शन बी है 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर है, यह आंसर है आपका सी, 1 2 4। तीसरा नहीं है, ऑनलाइन गेमिंग नहीं है इसमें। ठीक है, और ये 29वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। दूसरा है, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है, ना कि देशीकृत नागरिक। ऊपर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर ध्यान दीजिए, पूछा है सही है कि सही नहीं है। इस पर ध्यान देते हुए ये आंसर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि भारत में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति के लिए पात्र होते हैं। तो ये सही है। और दूसरा गलत इसलिए है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं, जबकि देशीकृत नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, 30वां है, भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक तक ही सीमित है। दूसरा है, संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। सी मतलब दोनों सही है।
ठीक है, तो पहला सही है क्योंकि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक तक ही सीमित है। और दूसरा है संविधान, जैसे कि जहाँ एक तरफ कुछ अधिकार सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, वहीं दूसरी तरफ मूल कर्तव्य की बात हो रही है, मूल अधिकार की बात नहीं हो रही है। तो ये सब केवल भारतीयों के लिए है। संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करती, ये भी सही है। ठीक है, 31वां है, ओ नो, ये थोड़ा चलता रहेगा, तो आई होप यू हैव टू मैनेज, सॉरी फॉर दैट, क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4(a) के तहत वर्णित मूल कर्तव्य है? ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। देखिए, जो मूल कर्तव्य है ना, इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए आते ही आते हैं। तो ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, मतदान करना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सही है तो केवल 1-2, केवल 1-2-3, या 1-4 या 2-4। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, 1-2-3, मतलब ये तीनों सही है। और चौथा गलत है, मतदान करना नहीं है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। दूसरा है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जा रहा है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है, और प्रत्येक 6 माह संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1-2, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, केवल दूसरा। पहला गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को उसके जारी होने की तिथि के 1 माह के भीतर, 2 माह नहीं, 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि इसकी उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की मूल संरचना का भाग है? एक है सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति, दूसरा सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, और तीसरा है संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र, और चौथा है शक्तियों का पृथक्करण। नीचे दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। केवल 1-2-3, 1-3-4, 2-4, 1-2-3-4। कौन सा सही है? ये होगा बी, 1-3-4, दूसरा नहीं है, क्योंकि भारत में संविधान के विकास संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का भाग है? तो दूसरा सरकार के अध्यक्षीय है, ये नहीं, गलत है। ठीक है, ये दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि ये तो है ही नहीं संसद, तो ये है ही नहीं सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, तो मूल संरचना का भाग नहीं है। निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए। विशेषता है ली गई है, नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, मूल अधिकार फ्रांस के संविधान से, संसद के दोनों सदनों की ऑस्ट्रेलिया संविधान से, और संयुक्त बैठक किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ये तो कौन सा सुमेलित है? 1 और 2-3, या 1-3 या 1-2-3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 1-3 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मूल अधिकार जो है फ्रांस से नहीं अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये जो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निदेशक तत्व डीपीएसपी 42 में अमेंडमेंट से अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए थे? प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, या तीसरा आय से सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। कौन सा सही? केवल 1-2, 2-3, 1-3, 1-2-3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, 1-3, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? तो ये है, एक मिनट, उद्योग प्रबंधन का जो है, उद्योग प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के कदम उठाना अनुच्छेद 43A में है, और ये जो है ये इसमें नहीं किया गया था, बाकी सब सही है। ठीक है, 36वां है। 36वां, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसने प्रांत और रियासतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। दूसरा, इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। कौन सा कथन सही है? 1-2 या 1-2 या ना तो 1 ना तो 2। इसका जो आंसर है केवल 1 होगा, केवल 1 सही है। इसलिए सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया, ये तो गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि 11 प्रांतों में 6 में से द्विसदनीय 11 प्रांतों में प्रारंभ किया गया था, जो बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम
में द्विसदनीय विधान परिषद है और सभी में नहीं है और केवल 6 में था। ठीक है। और अगला है भारतीय संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है। दूसरा है न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका दोनों के दोनों सही है। ठीक है। विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र विशेषता है? पहला है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए। दूसरा है चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के लिए भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। तीसरा है प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। चौथा है सरकार विधियों और विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? केवल एक दो, एक दो चार, दो तीन चार, एक दो तीन, या एक तीन चार। तो कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक दो तीन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार संगठित कराना, गोवध पर रोक और सहकारी समितियों का प्रचार। और उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित हैं? केवल एक, दो, 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 तीन, एक, तीन, चार। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, केवल दो, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार संगठित करना। तो ये भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से, बाकी ये सब नहीं है। ठीक है। अगला है 40। लोगों का मतदान का अधिकार होने देने के इस मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देशों ने भारत के साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस। नीचे दिए गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, तीन, दो, तीन, या एक, दो, तीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर केवल एक होगा। लोगों को मतदान देने का अधिकार मामले में अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश ने भारत को सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया? तो ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है। अगला है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती है तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 1947 में बनाया था। ऊपर इनमें से कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, और ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और रही बात एक मिनट, बाकी तो आपको पता ही होगा, संविधान में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और क्या है, जब भी संविधान की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती है तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। क्योंकि इसके जीवी मरणोत्तर करते थे राजेंद्र प्रसाद करते थे, तथा जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मवलंकर करते थे। और 42वां है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। मूल संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो ये जो है ये आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल दो। तो पहला गलत है, क्योंकि जो है इस आयोग के सदस्यों की सेवा संसद द्वारा किया जाता है, ये सही नहीं है। क्योंकि 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया और इसके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर, मुहर सहित आदेश द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल का कार्यालय भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। और 43वां निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है? केवल वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है? किसी राज्य के बाहर न निकाले जाने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। नीचे दिए गए उत्तर का चुनाव करिए। 3 4 1 3 1 2 4 1 2 3 4। तो कौन सा सही हो जाएगा?
तो ये जो सही आंसर होगा इसका हो जाएगा सी 1, 2, 4। तीसरा नहीं होगा, मौन रहने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ पूछा जाए तब चुपचाप बैठे रहो। तो ये तो नहीं है, बाकी सब है, बहुत सारे हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसे शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया। 86वें संशोधन संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। तो कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। 46वां है, यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है, और ये दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी माउना लोआ के पास अवस्थित है। में से किस परिच्छेद निम्नलिखित में किस ज्वालामुखी का वर्णन करता है? माउंट किलाउआ का, या माउंट स्टॉम्बोली का, या माउंट वेसुवियस का, या माउंट एटना का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46A, माउंट किलाउआ का। ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब 2 बार की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। ऊपर में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 3, या केवल 2, या डी है 1, 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल 2। तो ये है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। तो राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी घोषणा जो 1975 में की गई थी, और बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। पाकिस्तान के आक्रमण के लिए 1971 में हुई थी, 62 में हुई थी, 65 में हुई थी। ठीक है, ठीक है, 65 में हुई थी, 62 में हुई थी, बाकी वही चला था। ठीक है। वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा, जर्मन वॉच द्वारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विश्व आर्थिक बैंक द्वारा। और प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणतंत्र शब्द जर्मनी संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान से अपनाया गया है। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, ना तो 1, ना तो 2। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, केवल 2। गणतंत्र शब्द जर्मनी संविधान से लिया गया, ऐसा है। तो गणतंत्र कहाँ से लिया गया? तो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदर्श फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, यहाँ से नहीं। और 50वां, निम्नलिखित निकायों संस्थाओं में से किन किन का लेख परीक्षण पूर्णता और प्रत्यक्षता नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक? निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? केवल 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 4। तो 1, 3, 4 है। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल 2। ठीक है। तो 2 केवल सही है। तो कुछ निगमों का लेखा परीक्षण पूर्णता प्रत्यक्षता कैग द्वारा किया जाता है, उदाहरण के लिए दामोदर घाटी निगम और तेल प्राकृतिक गैस आयोग आदि। और नेक्स्ट है हाँ, कुछ अन्य निगम पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षण पर निर्भर होते हैं। दूसरे शब्दों में उनका लेखा परीक्षण विशेष रूप से निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है और उसमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती। अपनी वार्षिक रिपोर्ट लेखों के सीधे संसद को प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे निगमों में मुख्यतः भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक और ये सब जो आते हैं सब कुछ आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। एक दूर दराज के क्षेत्रों जहां शिक्षा का भौतिक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है, में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा। यह ग्राम पंचायत को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में और उसे क्रियान्वित करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करेगा। यह राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन समस्या रहित वितरण सुनिश्चित करेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं?
पहला है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। दूसरा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों के रूप में सेवा करने का अधिकार। और चौथा है संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। तो कौन सा सही है? 2 3 2 4 1 3 और 1 2 3 4 कौन सा सही है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सबके सब ऑप्शन सही है। अगला है 53। किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक विधेयक जो केवल 75 सदस्यों के समर्थन को पारित किया जा सकता है। बी है मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से साथ पारित नहीं किया जा सकता, न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन में पारित किया जा सकता है। और डी है कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समिति है, अध्यक्ष है, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति सरदार पटेल, प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन सी मिली थी? केवल एक, दो, 2 3 या 1 2 3। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा केवल एक, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति की कौन है? तो संचालन समिति के प्रांतीय प्रांतीय समिति के कौन संविधान समिति के थे? सरदार पटेल और संचालन समिति के थे ये राजेंद्र प्रसाद। बाकी सब सही है, बाकी पहला तो सही है, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और अगला है नेक्स्ट भारतीय संविधान द्वारा गारंटी के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। पर इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, 1 2, ना तो एक ना तो दो। तो ये जो हो जाएगा, ये जो है दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की विशेष अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा, जब कोई भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, 1 2, ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, दोनों के दोनों सही है, ये तो आपको पता ही होगा। और राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता सकता है। दूसरा है यदि किसी मामले की जांच पहले ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही है तो उसे राज्य मानवाधिकार आयोग एवं अन्य मामलों की जांच नहीं करता है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, 1 2, ना तो एक ना तो दो। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों की दोनों बात सही है। अगर किसी मामले की जांच पहले ही राष्ट्रीय मानव अधिकार कर दे तो राज्य मानव अधिकार उसका नहीं कर सकता, ये आपको पता होगा। ये कैया भैया का हो रहा है। एनीवे टू बी कंटिन्यू, हम तो कंटिन्यू ही रहेंगे भाई, कुछ भी कर लो। तो भारतीय संविधान द्वारा गारंटी की सांस्कृतिक, यही है ना? नहीं, ये तो हो चुका, ये हो चुका। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने? नहीं करवाया था शायद, तो चलो कर लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी की सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यक तथा ही सीमित नहीं है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। तो कौन सा सही है? तो ये मैंने शायद स्किप कर दिया था, इसलिए मैं करवा दे रही हूँ, मुझे याद नहीं है। हाँ, दोनों के दोनों सही है। चलो अब हमारा हो गया 57 भी हो गया, अब 58 करेंगे हम। 58 भाई, चलो थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? केवल 2 2 3 1 या 1 2 3। तो ये जो सही होगा ये होगा केवल 1, और इसका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। भाई ये सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इसका एक सही है। इसका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, इसलिए 2 सही नहीं है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, सही है। वह क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
तो कहाँ का करता है? नहीं करता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है। नीचे दिए गए गुट का उत्तर चुनकर उत्तर का सही चयन करें। 1 2 2 3 1 3 1 2 3 कौन सा सही है? चलिए बताइए, तब देखिए। चलिए सी है। दूसरा गलत है, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो किसके लिए उत्तरदायी होता है? बताइए बताइए। तो ये जो होगा, ये होगा इस विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, क्यों होगा ये? तो राजा है। 60 है, भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। और इनमें से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2, ना तो 1 ना तो 2। तो ये जो आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही है। और 61 है, भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। कौन सा सही? केवल 1, केवल 2, 1 2, ना तो 1 ना तो 2। तो ये जो आंसर है ये हो जाएगा सी। ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। 62वां है, 62 है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में के कथन विचार कीजिए। इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। दूसरा है, एनआईए अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों की विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। केवल 1, केवल 2, 1 2, ना तो 1 ना तो 2। तो ये जो आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हाँ, दूसरा गलत क्यों बता दूं। यह एनआईए अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के लिए नामित करता है। तो ये जो होगा ये सही नहीं है कि एनआईए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए सत्र न्यायालयों की विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती है, इसलिए तो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं? द्वैध शासन पद्धति, एकीकृत न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था, लिखित संविधान। तो 1 2 3 और 2 3 या 1 3 4 1 3 कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 3 4। दूसरा एकीकृत न्यायपालिका ये नहीं है, संघीय व्यवस्था ये नहीं है। और 64 है, भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीके के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है। प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए इसके बारे में फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम जो होता है सबसे आगे वही जीते प्रणाली, मतलब इसका है एक बहुलवादी मतदान पद्धति है। बहुलवाद का अर्थ है संपूर्ण बृहत्तम अधिकांश भाग होता है। यह अर्थ बहुमत के 8 से भिन्न होता है। बहुमत का सामान्य अर्थ संपूर्ण में से आधे अधिक होते हैं। और एफपीटीपी के तहत सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार जरूरी नहीं है कि उन्हें विशेष बहुमत प्राप्त हो को चुना जाता है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। हालांकि लोकसभा के मामले में किसी भी प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी गई है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए एफपीटीपी को अपनाया गया है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। और दूसरा गलत है क्योंकि यह प्रणाली बहुमत प्राप्त करने वाली उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का 50% प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए दूसरा भी गलत है। 65 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया जाता है? ये बोनस संदाय अधिनियम 1965 और ठेका श्रम विनिमयन उत्पादन अधिनियम 1970, बंदित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। कौन सा सही है? केवल 1 2 2 3 1 3 4 या 1 2 3 4? कौन सा सही है? ये है, चारों के चारों ऑप्शन सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? अध्यक्ष, पहला है अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और दूसरा है भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, और तीसरा है अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और चौथा है अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, और पांचवा है दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुक्त आयोग। कौन सा कथन सही है? उत्तर सही है। केवल 1 2 2 3 4 5 और 1 3 5 और 1 3 4 5 कौन सा सही है?
तो इसका जो आंसर है ये सही होगा 1, 3, 4, 5। दूसरा गलत है। भाषा अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी ये नहीं होते हैं अध्ययन सदस्य से। ठीक है, और चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 रक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है। इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। पर इनमें से कौन सा? ये केवल एक, केवल दो, एक, दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर होगा केवल एक होगा। तो ठीक है, और दूसरा गलत है, इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मिसाइल प्रणाली एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं तथा भारतीय औद्योगिक भागीदारों के सहयोग के स्वदेशी से डिजाइन एक विकसित किया गया है। ठीक है, नकली इजराइल से लिया गया है, स्वदेशी है ये। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी एक संवैधानिक निकाय है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक। दूसरा गलत क्यों है? आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। जी नहीं, आयोग राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त जब भी वह आवश्यक समझे एक विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की व्याख्या करने वाले ज्ञापन के साथ ऐसी सभी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। ज्ञापन में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने का कारण को भी शामिल किया जाता है। 69 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य के किसी भी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। दूसरा है, वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। और तीसरा है, वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है या उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। कौन सा सही? केवल एक, केवल एक, दो, दो, तीन या एक, दो, तीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, केवल एक, दो। तीसरा गलत है। वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से निहित शक्तियों को कर सकता है। भाई ऐसा कहाँ है? तो यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। वह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति शासन के दौरान संबंधित उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, स्तर, शक्तियां और पूर्व कार्यवत बने रहते हैं। इसलिए कथन 3 गलत है। तो 70 है, सावरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह बॉन्ड 5 और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं। दूसरा है, इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है। तीसरा है, अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति नहीं की गई है। और सही है केवल 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 और 1, 3। यह है बी, 1, 2। तीसरा नहीं है, अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो अनिवासी भारतीय मतलब एनआरआई को भी इसमें निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके लिए निर्धारित ढांचे के तहत इस बॉन्ड में निहित जोखिम और भी कम कर दिया गया है। 71वां है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है। तीसरा, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। कौन सा सही है? केवल 1, 2, 2 या 2, 3 या 1, 3। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यह हो जाएगा 1, 3। दूसरा गलत है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों में कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है। जी नहीं किया गया है। तो संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए गलत है। सही है। नेक्स्ट 72, लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 महाराष्ट्र में हुआ था। किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तीसरा है, लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकार प्रकृति की होती हैं और वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। कौन सा सही? केवल 2, 3, केवल 1, केवल 1, 2, 3 या डी है 1, 3। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका मतलब है डी, 1, 3 सही है। दूसरा गलत है। किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सदैव वही करते हैं। तो
तो लोकायुक्त की नियुक्ति होने के बाद उसे सरकार द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। लोकायुक्त भारतीय संसद उन्नयन की है, जिससे भारत के प्रत्येक राज्य सरकार के माध्यम संबंधित राज्य की शक्तियां प्रदान की गई। किसी राज्य को संबंधित राज्य विधानमंडल में लोकायुक्त अधिनियम पारित करने के लिए बाद में प्रभाव में लाया गया है। साथ ही इस पद के लिए ऐसे ही व्यक्ति को नामित किया जाता है जो प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि का हो। ठीक है। और इसको लोकायुक्त को नियुक्ति के बाद उसे सरकार द्वारा बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। उसे पद पर केवल राज्य विधानमंडल द्वारा अभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। ठीक है। 73वां है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। डीडीएमए के मुख्य कार्याधिकारी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कौन सा सही नहीं सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों सही है। 74 है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 368 की सीमा से बाहर है? पहला है राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति, दूसरा संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन और तीसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन। कौन सा सही है? केवल एक, केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, केवल एक, दो। ठीक है। राज्य विधान परिषदों के निर्माण या उसकी समाप्ति और संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा के संदर्भ में उनकी कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया था। कौन सा सही है? केवल एक, दो, दो, तीन, एक, तीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक, दो। संविधान सभा में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बाद किया गया था। तो ये जो है ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उल्लेख है? बोडो, अंग्रेजी, नेपाली, उर्दू, संथाली। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख है? तो दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनना है। 1 2 3 4, 1 3 4 5, 1 3 4 5, 1 2 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1 3 4 5। दूसरा नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, बाकी सब है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। तो परिपरीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है। और प्रत्यावर्तन एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है। तीसरा जन्म संग्रह एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकता है। कौन सा सम्मिलित है? केवल 1 2 3 1 3 1 2 3। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ये होगा परिपरीक्षा। ये जमात वह है जिसकी प्रक्रिया के जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है। और दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि प्रत्यावर्तन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए मतदान प्रतिनिधि से को हटा सकते हैं तथा एक अधिकारी को कर्तव्य पालना करने पर उसके कार्यकाल से पहले हटा देते हैं। ये है और इसलिए सुमेलित नहीं है। और जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह द्वारा एक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है। समानतः इसका प्रयोग क्षेत्रीय विवाद के निपटारे के लिए किया जाता है। 78 है निम्नलिखित विचारों कीजिए कथनों पर। पहला अनुच्छेद एक भारत को राज्य सरकार संघ के रूप में वर्णित करता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तीसरा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। कौन सा सही है? केवल 2 1 2 1 3 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो 2 केवल है, 2 सही है और 3 सही नहीं है। कथन तीसरा नहीं सही है। तो पहला नहीं सही है, तीसरा नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? तो अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था 2 बातों का स्पष्ट करती है, एक देश का नाम, दूसरी राज पद्धति का प्रकार। ठीक है। तो ये है। और तीसरा क्या है? तीसरा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के नाम, क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया गया। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये सही है और तीसरा इसलिए गलत है। ठीक है। 79 ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये स्टीम रिफॉर्मिंग नामक
प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन उत्पन्न होता है। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, और दूसरा सही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का दहन करते वक्त केवल जल उत्पन्न होता है। उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर इसे हाइड्रोजन नाम दिया गया है, न कि दहन के उपरांत शेष उप उत्पादों के आधार पर। अगला है 80। भारतीय संविधान के विकास संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधान सभाओं को अपना अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1961 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये जो है ये आंसर हो जाएगा बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 81 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। दूसरा, लाभार्थियों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न भी प्राप्त होगा। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। लाभार्थियों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न भी उपलब्ध होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगला क्वेश्चन है 82। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। वो अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। उसे वे सभी विशेषाधिकार और मुक्तियां प्राप्त हैं जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध है। कौन सा सही है? केवल एक दो, दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। तो ये जो होगा, ये जो सही है ये केवल होगा बी, दो तीन। संविधान द्वारा महाधिवक्ता कार्यकाल को निर्धारित किया गया है, ये गलत है क्योंकि संविधान द्वारा महाधिवक्ता कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान से उसे हटाने की प्रक्रिया आधार का वर्णन भी नहीं किया गया है। और 83 है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एफएसएसआई सुर्खियों में था। एफएसएसआई निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये स्वतंत्र निकाय है जिसका किसी भी मंत्रालय में हिस्सा नहीं है। तो ये क्या है? ये हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 84 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल संरचना सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा? एम आर बोम्मईवाद 1994, वामन राववाद 1981, कुलदीप नायर 2006, इंदिरा गांधी नेहरूवाद 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वामन राय वाद 1981। तो वामन राय वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए यह स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा, इसलिए बी उत्तर सही है। अब 85, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक न्यायिक नवाचार और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका अर्थ मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। और इसका ऑप्शन कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। तो पहला गलत। तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो क्या अवधारणा जिसके अंतर्गत सरकार के व्यक्तिगत सदस्यों अर्थात मंत्रियों को सरकार के कार्यों के निर्णय के लिए सामूहिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाता है। और भारत सरकार के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में, जबकि 164 है, 164 3 जो है ये राज्य सरकार में संबंधित है, इसलिए कथन 1, 2 सही नहीं है। और अगला है, निम्नलिखित में से किन देशों में सरकार की संघीय व्यवस्थाएं? भारत में, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, मैक्सिको। तो कौन सा उत्तर सही? केवल 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 4 और 1, 3। तो कौन सा सही है? ये सही हो जाएगा 1, 3, 4। दूसरा नहीं है, दूसरी जगह पे नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं, बाकी हर जगह है। संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। ये एन गोपाला स्वामी अयंगर इस समिति में अध्यक्ष थे। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा केवल एक। इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ, ये सही है। और दूसरा गलत है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, इसलिए ये नहीं थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 88।
निम्नलिखित डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है। ऊपर में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक, ना तो दो, ना तो और एक दो दोनों सही है। कौन सा सही है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सही है। और अगला 89, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार रोकथाम के हेतु गठन राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई। सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए अर्हक नहीं होते हैं। और तीसरा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान है। केवल एक तीन, दो, दो तीन या एक दो, कौन सा सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल दो होगा, सतर्कता आयुक्त। और पहला गलत क्योंकि भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु गठित संस्थानम समिति द्वारा इसकी स्थापना की सिफारिश की गई थी और राजमन्ना ने संस्थानम कमेटी के द्वारा। और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत क्यों है? तो तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन और भत्ते सेवा की अन्य शर्तें यूपीएससी के अध्यक्ष समान होती है और सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें यूपीएससी के सदस्य के समान होती है। 90 है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक, ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। 91 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। बाल अधिकारों के हनन और उल्लंघन संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। कौन सही? केवल एक, केवल दो, ना तो एक, ना तो दो, और दोनों के दोनों सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिनियम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक, ना तो दो। तो ये जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा, दो दो के दोनों। और अगला है 93, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी के तहत प्रावधान और अनुच्छेद कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन अनुच्छेद 40 गोवध पर रोक 1947 वनों और वन्यजीवों की 48 ए निम्नलिखित को सुमेलित केवल एक, दो, तीन, तीन और एक, दो, तीन। तो कौन सा सही होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीन, तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। अगला नेक्स्ट है, एक मिनट इसको मैं बता दूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कौन सा था। कहाँ गया भाई? हाँ, ये तो इसमें जो है 93 में बस आपका तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत क्या है ये कौन से आर्टिकल में बता दें आपको। तो ग्रामीण क्षेत्र कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, तो ये कुटीर ये 43 में रखा गया है, 43 में। और गोवध रोग ये रखा गया 48 में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 जनवरी 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थी। यह न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्य के रूप में निर्दिष्ट करती है। इसे पहली बार 1960 में बेरूबारी संघ में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, तीन, केवल दो, तीन, केवल एक, दो, तीन। तो ये जो हो जाएगा वो दो हो जाएगा। तो ये सही नहीं। पहला, मूल रूप से 1949 में संविधान ने एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित है, 8 अनुसूचियां शामिल थी, इसलिए पहला सही नहीं है। और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं, क्योंकि प्रस्तावना के महत्व को स्वीकारने के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। 95, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार के दानात्मक स्तूपों की खोज की है। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेनसांग और ऋषि दोनों ने इसका दौरा किया था। इसे गुप्तपाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त है। यूनेस्को की एक मिश्र धरोहर रूप में स्थल के रूप में है। कौन सा सही? केवल एक, दो, दो, तीन, तीन और एक, दो, तीन। तो ये जो आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों सही है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य में संबंधित उपबंध प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अधिनियमों पर मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। पहला है राष्ट्रीय गौरव उपमान निवारण अधिनियम 1971, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967। कौन सा सही है? केवल 1-3, केवल 1-2-3, केवल 1-2-4 और 1-2-3-4। तो कौन सा सही है? ये है, चारों के चारों ऑप्शन सही है। 97 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। कौन सा सही है? केवल 1-2-2, 1-3, 1-2-3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1-2, दोनों के दोनों सही है। तीसरा है मुख्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है, तो ये नहीं है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण नहीं करता यदि उसके पास द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये है ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो पहला है यूपीआई। तो लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रदान की गई ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपए तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है। एनआरआई खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों में यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। कौन सा? ये केवल 1, केवल 2, 1-2, 1-2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। तो दोनों गलत है क्योंकि केंद्र सरकार तो पहला सा गलत क्योंकि यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रदान की गई एक ऑनलाइन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। और दूसरा गलत है क्योंकि इसके अलावा एनपीसीआई 10 देशों में एनआरआई या एनआरओ खातों वाले अनिवासी भारतीयों को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों की यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी है, इसलिए 2 सही नहीं है। 99 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं क्योंकि ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। ये घरेलू विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकारों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 1-2, 2-3 या 1-2-3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। 100 है 100 नंबर। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा प्राप्त की? पहला आयरलैंड का संविधान, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र, तीसरा है गांधीवादी विचारधारा और चौथा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो कौन सा कोड सही है? केवल 1-2-3, 2-4, 1-3-4 और 1-2-3-4। तो कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1-2-3-4 सभी के सभी सही है। तो ठीक है, ये टेस्ट पूरा का 100 कंप्लीट होता है। अब और अपना मार्क्स जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ, कैसा लगा ये टेस्ट बताइए जरूर, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।